Hello everyone, welcome to Sankalp IS Academy. My name is Sohail and I am faculty of English. इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतने स्टूडेंट से मुलाकात आज मुझे ले आई है स्टूडेंट्स की डिमांड पे ऑनलाइन, जिसमें स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि ऑफलाइन में तो बड़ा मजा आया, हमसे बहुत से क्वेश्चंस हो गए, लेकिन सर अगर आप ऑनलाइन एक बार रिवीजन करवा देंगे तो हम अपने आप को बेटर पाएंगे सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो इस बात को सुनते ही मैंने सोचा कि क्यों ना आया जाए ऑनलाइन। अब समझिए कि ज्यादा फालतू बात ना करते हुए मैं बात करूंगा एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन की, जो सभी तरीके के वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। मेरी गारंटी ये है, मेरा टारगेट ये है स्टूडेंट्स के साथ कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं और जितने रूल्स उस टॉपिक में पढ़ाऊं आप उतने टॉपिक्स से रिलेटेड रूल्स को पढ़िए, मेरे सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। उसको करने के बाद आप बिल्कुल फ्री है, मार्केट की जो किताब आपको समझ में आ जाए और जिस एग्जाम आपको टारगेट करना है उस टॉपिक को किसी भी किताब से सॉल्व करके देख लीजिए, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं पहले आपको गाइड करता हूं कि इंग्लिश के सेक्शन में क्या ऐसा है जो स्टूडेंट से पूछा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि इंग्लिश जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश प्रिपरेशन नहीं है, इंग्लिश का वो एक्सरसाइज प्रिपरेशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैटर ही नहीं उठता कि स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम से है कि इंग्लिश मीडियम से है, सभी के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। उन एक्सरसाइज को टारगेट करना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है। अगर उन्होंने एक्सरसाइज को हमने टारगेट कर लिया तो हम अपने आप को इंग्लिश सेक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंफर्टेबल पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हिंदी मीडियम से कि इंग्लिश मीडियम से हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आपके साथ कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रेलेवेंट आंसर देने का। हिम्मत बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। मैं ये मानता हूं कि आप भगवान की, अल्लाह की बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना है और आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने इस बात का संकल्प ले लिया तो। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम आते हैं सिलेबस पे। देखिए कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश में जो क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो तीन तरीके के होंगे। या तो वो ग्रामेटिकल सेक्शन को कवर करेंगे, रीडिंग सेक्शन को कवर करेंगे और वोकैबुलरी सेक्शन को कवर करेंगे। यानी कि इंग्लिश का सेक्शन में जो एक्सरसाइज होंगी वो तीन तरीके की होंगी, ग्रामर रिलेटेड, रीडिंग रिलेटेड एंड वोकैबुलरी रिलेटेड। जब हम ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करते हैं तो ग्रामेटिकल सेक्शन में आएगी स्पॉटिंग एरर्स, जिसमें स्टूडेंट्स को जो है एक एक्सरसाइज दी होगी जिसको हमने अलग अलग किया होगा, उस सेंटेंस को उसके पार्ट्स किए होंगे ए बी सी डी ई, राइट। यानी कि ये पहचान करनी होगी, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सेंटेंस में एरर है कहां पे, राइट। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में एरर ए बी सी डी में है तो आप उस हिस्से को मार्क कर देंगे, उस हिस्से को आप चॉइस करेंगे। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में एरर नहीं है तो आप मार्क ऑप्शन करेंगे नो एरर, राइट। अच्छा, अब समझे कि जो एरर एक्सरसाइज है उसमें हमें सेंटेंस को अपनी ओर से सही नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द एरर, यानी कि एरर को ढूंढना है और क्लेम करना है कि इस पोर्शन में एरर है, लेकिन अपनी ओर से सही नहीं करना है। दूसरी एक्सरसाइज है बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एग्जामिनर ये पूछता है कि सेंटेंस में संशोधन, रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है भी कि नहीं है। अगर आपको लगता है सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आप ऑप्शन मार्क करेंगे नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप अपनी ओर से सेंटेंस को सही नहीं करेंगे। जो ऑप्शन दिए गए हैं उन तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का यूज करते हुए दिए गए सेंटेंस को सही करना है। तो एरर को और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को अटेम्प्ट करने के लिए हमें ये सारी एक्सरसाइज जो है, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, इनको पढ़ना होगा ताकि हम एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल पाएं।
कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। अगर हम इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनकी एक्सरसाइज को टारगेट कर लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन में इन दो के अलावा और कौन सी एक्सरसाइज है जो दी जा सकती है। एक है एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज जिसको हम वॉइस बोलते हैं। एक और एक्सरसाइज है दैट इज नरेशन जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। मतलब अगर ग्रामेटिकल सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल सेक्शन में अगर एग्जामिनर को ग्रामर में कुछ पूछना है तो उसके पास ये 4 एक्सरसाइज हैं जिसके जरिए ग्रामर को पूछा जा सकता है। एरर एक्सरसाइज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज, सब्जेक्ट वर्ब या एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज और नरेशन की एक्सरसाइज। अब बात करते हैं रीडिंग में अगर एग्जामिनर कुछ पूछना चाहता है तो रीडिंग किन एक्सरसाइज के थ्रू एग्जामिनर जो है हमारी चेक कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। पहला है अनसीन पैसेज जिसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, जिसमें 6 से 7 लाइन का पैसेज आएगा, उसके 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना होगा यानी कि उसको समझना होगा और उसको आंसर करना होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम जंबल सेंटेंसेस बोलते हैं। दो सेंटेंसेस दिए हैं उनको एक सही सीक्वेंस में सही क्रम में लगाना है ताकि मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। तो पैराग्राफ हमें डिजाइन करना है सेंटेंस को सही क्रम में लगा के, इसको हम जंबल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक्सरसाइज जिसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। ये वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकता है और ग्रामेटिकल बेस्ड भी हो सकता है। मतलब ब्लैंक में 4 ऑप्शंस दिए होंगे ब्लैंक के लिए, वो ग्रामेटिकल भी हो सकते हैं और वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकते हैं। तो हमें सही ऑप्शन को चॉइस करना है, वर्ड को चॉइस करना है और ब्लैंक में फिल कर देना है। तो अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करें तो रीडिंग सेक्शन को एग्जामिनर जज करने के लिए 3 एक्सरसाइज दे सकता है जिसको हम अनसीन पैसेज बोल रहे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं और क्लोज टेस्ट बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी के सेक्शन पे। वोकैबुलरी में हमें टारगेट करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड मिसस्पेल्ड। अगर हम इन एक्सरसाइज को टारगेट कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो हम अपने आप को एक एग्जाम में नहीं सभी तरीके के वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंफर्टेबल पाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि उतना पढ़िए जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है, पहले उस हिस्से को कवर कर लें जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, एक्स्ट्रा बाद में पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया ये दोनों तरीके दैट मीन्स दोनों जगह काम आएगा। दैट मीन्स प्री में भी काम आना है और मेंस में भी काम आना है, यानी कि कॉमन सिलेबस रहेगा प्री और मेंस के लिए, मतलब अलग से तैयारी नहीं करनी है। अगर प्री में ही स्टूडेंट जो है अपने आप को इन एक्सरसाइज में कमांड कर ले, इन पे कमांड ले ले, इसको अच्छे से तैयार कर ले तो उसको मेंस में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है इन एक्सरसाइज में। वो मेंस के दौरान जो टाइम इंटरवल हमें दिया गया है उस दौरान प्रीवियस ईयर लगा सकता है अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। तो हमें प्री में ही मेंस तक की तैयारी करनी है जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन की। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या आएंगे, उनके मार्क्स क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। जब एसएससी प्री की बात करते हैं उसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25, राइट, जिसमें से ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा और टोटल मार्क्स कवर होते हैं 50, जिसमें से 0.5 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं एसएससी मेंस की, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 45 होंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा जिसका टोटल बनता है 135 और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क्स की। तो ये सिलेबस है, ये उसकी मार्किंग है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आना है। तो ये ओवरऑल हो गया सिलेबस सभी तरीके के वन डे एग्जाम्स के लिए, राइट। तो इस बात को दिमाग में मत लाना कि सुहेल सर सिर्फ एक ही एग्जाम्स को टारगेट करवा रहा है, नहीं, मेरी तरफ से
तुम बिल्कुल फ्री हो, जो मर्जी आए उस किस्म के वनडे एग्जाम में बैठो जो सिलेबस में आपको कवर करवा रहा हूं, राइट। इसको आप फाउंडेशनल भी बोल सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने टीचर पे विश्वास रखिए, आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे बताए गए तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो बिफोर आई स्टार्ट अ टॉपिक, इससे पहले हम एक टॉपिक को ही स्टार्ट करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। स्टूडेंट को पहले क्वेश्चन को ग्रैब करना आना चाहिए, क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन की पहचान कर पा रहा है तभी वो रूल लगा पाएगा, राइट। समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है जब स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है कि लिखा क्या है तो रूल कहां से अप्लाई करेगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रश करूंगा कुछ बेसिक्स के साथ और फिर आगे हम बात करेंगे टॉपिक्स पे, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन रेज होता है कि ये बताएं कि सेंटेंस क्या चीज है, राइट। क्वेश्चन रेज हुआ कि सेंटेंस क्या है, तो आपने बहुत सीधा सा आंसर दिया। बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें सीखेंगे कि सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसको डिजाइन करने के लिए हमें कम से कम एक सब्जेक्ट चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट चाहिए, कम से कम एक मेन वर्ब चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए और सेंस चाहिए। अक्सर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर पीपीटी बना के कर लेते हैं, तो पीपीटी में वो क्रैम रटा हुआ चीज होती है, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट चीजें बच्चों को बताई जाए ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल पाए, राइट। आई डोंट प्रेफर पीपीटीज। सो वापस आते हैं, तो सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए तीन चीजों का होना बेहद जरूरी है बेटे। क्या वो तीन चीजें हैं? आपने कहा कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक वर्ब और सेंस। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए चॉइस होता है, अगर जरूरत हो तो लगाओ और जरूरत ना हो तो ना लगाओ। तो तीन चीजें होना बेहद जरूरी है अगर सेंटेंस को हम डिजाइन करना चाहते हैं, राइट। अगर सेंटेंस को डिजाइन करना चाहते हैं तो तीन चीजें होना ही चाहिए। मेरे साथ बोलो, कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक वर्ब और सेंस। अगर ये तीन चीजें हैं तो हमारा सेंटेंस तैयार है। ऑब्जेक्ट क्या हमारे लिए चॉइस है। अब पहले समझ लें सब्जेक्ट क्या है। इधर हम सब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं अभी जनरल सेंटेंस में कि डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि एक्शन को करने वाला जो है वह हमारा सब्जेक्ट है। फिलहाल मेन वर्ब क्या है? आपने मेन वर्ब जो है वो हमारा एक्शन है, एक्शन यानी हो गई क्रिया। पूछा गया ऑब्जेक्ट क्या है, आपने कहा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा विक्टिम है, यानी कि मर्डर करने वाला हो गया सब्जेक्ट, मर्डर हो गई वो पर्टिकुलर वर्ब, जिसका मर्डर हुआ वह हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। फिर से समझ लो, मर्डर करने वाला सब्जेक्ट, मर्डर वो वर्ब जो उसने की, और जिसका मर्डर हुआ जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो हमारे लिए हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पे बात खत्म हो गई। अब मुझे ये बताओ कि सेंटेंस में अभी मैंने सीखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो चॉइस है, राइट। तो अब ये हमें कैसे मालूम पड़े कि अगर सेंटेंस दिया है उसमें ऑब्जेक्ट लगना भी है कि नहीं लगना है? क्योंकि आपने तो ये कह दिया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है चॉइस है, तो इस चॉइस को हम पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इधर लगना है कि नहीं लगना है? तो इसलिए हमें जानना होगा वर्ब को, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब पे। ना एक्शन होगा ना वारदात होगी, ना कोई विक्टिम बनेगा। ना एक्शन होगा ना ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट की मौजूदगी किसकी वजह से? वर्ब की वजह से। तो जब वर्ब होगा तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम वर्ब को समझ लेंगे तभी हम ऑब्जेक्ट की चॉइस को समझ पाएंगे। तो इसलिए वर्ब को समझने के लिए हम वर्ब को समझेंगे, इसलिए वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को बोला गया है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला गया बच्चे? ट्रांजिटिव
वर्ब। दूसरे को बोला गया है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन रेज हुआ ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। आपने कहा ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ चाहे तो ऑब्जेक्ट लगा ले और ना चाहे तो ना लगाए, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो चॉइस है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ चाह कर भी ऑब्जेक्ट लगाया नहीं जा सकता। फिर से सुने, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ चाह कर भी ऑब्जेक्ट लगाया नहीं जा सकता। तो अब क्वेश्चन रेज हुआ, ये हम पहचान कैसे करें कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ये तो मालूम पड़ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ चाहकर भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। हम पहचान कैसे करें? तो इसका आंसर बहुत सीधा सा है, जिस वर्ब पे हम whom या what का क्वेश्चन कर पाएंगे, जहां हम किसको या क्या का क्वेश्चन कर पाएंगे, वह वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव। जिस वर्ब पे हम whom या what का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जहां हम किसको या क्या का क्वेश्चन जो है नहीं कर पाएंगे, वह वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान दीजिएगा, लिखा राहुल ईट्स, राहुल खाता है, राइट। अब यहां पे हमें क्वेश्चन इसके फर्दर आगे करके देखना है। तो मैंने कहा राहुल खाता है, तो क्या ये क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या खाता है? यस, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अच्छा, इस बात को समझिए कि जरूरी नहीं दोनों ही क्वेश्चन होने चाहिए, दो में से एक भी क्वेश्चन हो पाएगा तो हम कह देंगे वर्ब ट्रांजिटिव है। तो मैंने कहा राहुल खाता है, राहुल ईट्स, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, तो व्हाट का क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं इसका मतलब वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट क्या है? चॉइस है। मतलब चाहे तो सेंटेंस को इधरी की इधरी खत्म कर दें और चाहे तो मनचाहा ऑब्जेक्ट लगा दें, दैट इज माय कोर्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, whom या what का क्वेश्चन लगा के। अच्छा, दूसरा तरीका समझिए, मतलब दूसरा एक और हिस्सा समझिए। लिखा राहुल गोज, राहुल जो है जाता है, राहुल गोज। तो क्या यहां हम इन दो में से, सिर्फ इन दो में से एक आध क्वेश्चन करके देख पा रहे हैं? इसके फर्दर आगे क्वेश्चन करना है। राहुल जाता है, तो क्या आगे ये क्वेश्चन पूछ सकते किसको जाता है? नहीं। क्या ये पूछ सकते क्या जाता है? ये भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, यानी कि whom या what का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। जब whom या what का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब जब नहीं आता तो क्या करें? तो इसका मतलब इस सेंटेंस को यहीं के यहीं खत्म करना होगा, डिसकंटिन्यू करना होगा। लेकिन अगर आप चाहो कि कुछ एडिशनल जोड़ना चाहते हो, तो हम इसमें प्रेपोजिशन का सहारा लेंगे, टू का सहारा लेंगे। टू नहीं, कोई भी प्रेपोजिशन का, इधर टू लिखा है इसलिए मैं टू बोल रहा हूं। प्रेपोजिशन का सहारा लेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा में जोड़ा जा सके। तो हम स्कूल लिखना चाहते थे इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, इस वजह से हमने प्रेपोजिशन का सहारा ले लिया। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या रेज होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, इधर देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, कौन सी वर्ब के साथ? इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जो है क्यों आती है। क्वेश्चन ये रेज नहीं हो रहा है कि प्रेपोजिशन का क्या यूज है, मैं कह रहा हूं इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का क्या यूज है। आपने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को यूज करने के दो कारण हैं। पहला रीजन है, या तो हम सेंटेंस में जबरदस्ती ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं। क्या
इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ या तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं या जबरदस्ती ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं। इस वजह से इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन को यूज में ले रहे हैं। अगर प्रेपोजिशन के बाद पर्सन या थिंग लिखा मिलता है तो उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करोगे। अगर प्रेपोजिशन के बाद प्लेस या टाइम लिखा मिलता है तो उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसिडर करोगे। तो क्वेश्चन यही रेज हुआ कि इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट या एडिशनल इंफॉर्मेशन को रखने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं। तो यहां इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना थी, इसलिए हमने टू लगा लिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हमने प्रेपोजिशन का सहारा ले लिया। आई होप ये बात आपके समझ में आई। तो कंक्लूजन क्या निकला, इधर से हमें सीखने को क्या मिला? इधर से सीखने को मिला कि इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ, किसके साथ बेटे? इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आती है, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब के साथ, किसके साथ? ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जो है नहीं आती। तो ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन क्यों नहीं आती? क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए प्रेपोजिशन की सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती, तो जबरदस्ती एडिशनल इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हम इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को यूज में ले रहे हैं। तो क्वेश्चन रेज हुआ कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को पहचान करने के कौन से दो तरीके हो गए? तो आपने कहा हमारे पास दो तरीके ये हैं। पहला तरीका ये है कि हम हुम या व्हाट का क्वेश्चन लगा के चेक कर लें। अगर हुम या व्हाट का क्वेश्चन लगा के हम चेक करते हैं तो ये मालूम पड़ जाएगा कि वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन चेक करिए। अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब दैट वर्ब इज ट्रांसिटिव। अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब वर्ब इंट्रांसिटिव है। अगर मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब ट्रांसिटिव है। तो हमारे पास दो तरीके हो गए ये पहचान करने की कि वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। पहला तरीका हुम या व्हाट का क्वेश्चन लगा के चेक करना, और दूसरा तरीका ये हो गया कि मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन चेक करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हुम या व्हाट का क्वेश्चन लगा के चेक करना या फिर मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन चेक करना। इन दो तरीकों से ये मालूम किया जा सकता है कि वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। फिर से सुन ले, हुम या व्हाट का क्वेश्चन लगा के चेक करना या फिर मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन को चेक करना। इसके जरिए ये मालूम पड़ेगा कि वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। अब यहां से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें और मालूम पड़ रही है। क्या है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन? बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है। ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है, इसका मतलब राहुल ईट्स मैंगोस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब का, किसका बच्चे? इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता। इसका मतलब राहुल गोज टू स्कूल का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यहां हमें इतने हिस्से में जो हमने पढ़ा, जिसमें हमें क्या क्या सीखने को मिला? पहला, कि सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए तीन चीजों का होना बेहद जरूरी है। एक बार रिकॉल करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और सेंस। ऑब्जेक्ट हमारे लिए चॉइस होता है। ऑब्जेक्ट की चॉइस को समझने के लिए मेन वर्ब को समझना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है मेन वर्ब पे। क्योंकि जब तक कोई एक्शन होगा नहीं, कोई वारदात होगी नहीं, विक्टिम बनेगा नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस है किसकी वजह से? वर्ब की वजह से। तो इसका मतलब हमें किसको समझना होगा? वर्ब को समझना होगा। वर्ब को दो हिस्सों में बांटा गया, एक को बोला गया ट्रांसिटिव और दूसरे को बोला गया इंट्रांसिटिव।
ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट लिखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन रेज हुआ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को हम पहचाने कैसे। आपने इसका बहुत सीधा सा आंसर दिया कि जहां हम होम या व्हाट का क्वेश्चन लगा सकते हैं वह वर्ब ट्रांजिटिव है, और जहां होम या व्हाट का क्वेश्चन नहीं लगा सकता वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। दूसरा तरीका ये बताया कि अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन है, इसका मतलब वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट बात क्या सीखने को मिली कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता। क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगने का क्या कारण है। इसका बहुत सीधा सा आंसर दिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन इस वजह से लगाई गई ताकि ऑब्जेक्ट या एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी जा सके, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, तो इसके साथ ये चीजें लिखी जा सके, इसलिए प्रेपोजिशन का सहारा लिया जाता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा कई रूल्स में काम आने वाला है, तो मेक श्योर कि शुरुआत में ही आप इस चीज को पकड़ के चले, इसको समझ के चले, राइट। अब हम बात करते हैं ये पहचान करने की कि क्लॉज क्या चीज है। ठीक, ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, तो स्टूडेंट को चाहिए कि बहुत अच्छे से उस चीज को समझे जो उसको पढ़ाया जा रहा है, राइट। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, राइट, उस टॉपिक को आप किसी भी किताब से करके देखें, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, राइट, और नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ लीजिए, राइट। तो बात क्या कही गई, वो टॉपिक में पढ़ाए गए रूल्स लगभग आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर देंगे, राइट। टॉपिक पढ़ा है, अगर टीचर ने अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है तो भाई हम किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बनेंगे, राइट। बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बिना कोई झूठे वादे किए हुए, बिना कोई इमेजिनरी चीजें आपको बताते हुए, बिना कोई फालतू की चीजें डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यही जानते हैं कि क्लॉज क्या है। बेटे, जिस तरीके से सेंटेंस को डिजाइन किया जाता है उसी तरीके से क्लॉज भी डिजाइन होता है। क्लॉज को भी डिजाइन करने के लिए कम से कम हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, कम से कम एक वर्ब चाहिए होती है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन सेंस का अता पता नहीं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज हुआ कि सेंटेंस और क्लॉज में सिमिलैरिटी किस बात की है। आपने कहा जिस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूरी होता है उसी प्रकार से क्लॉज में भी सब्जेक्ट जरूरी होता है। जिस तरीके से सेंटेंस में वर्ब जरूरी होती है एक सेंटेंस की रचना करने के लिए, सेंटेंस को डिजाइन करने के लिए, उसी तरीके से क्लॉज को भी डिजाइन करने के लिए कम से कम एक वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से जिस तरीके से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चॉइस होता है उसी तरीके से क्लॉज में भी ऑब्जेक्ट जो है वो चॉइस होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अंतर किस बात का है? सेंस आ गया तो सेंटेंस है, और सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस ना होके क्लॉज कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा है इफ यू हैड कम ऑन टाइम। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं और आगे कुछ ना लिखूं तो ये अधूरा है कि पूरा है? आपने कहा ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है। लेकिन बेटे इस इनकम्प्लीट में भी दो चीजें मौजूद हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट मौजूद है और कम से कम एक वर्ब मौजूद है। इसलिए इसको हम सेंटेंस ना बोल के क्लॉज बोल रहे हैं, क्योंकि क्लॉज बनने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। सेंस नहीं है तो इसको आप क्लॉज बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिए, अगर इसमें अर्थ नहीं आ रहा है तो इसमें अगला हिस्सा, अगला पार्ट जोड़ा जाएगा ताकि सेंस आ जाए। हमने इसमें जैसे ही अगला हिस्सा जोड़ा, यू वुड हैव caught the train। अब जैसे इसमें अगला हिस्सा जुड़ा तो दोनों को एक साथ पढ़ने पे अर्थ आया। पढ़ के देखो एक बार,
इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव कॉट द ट्रेन। जब इन दोनों को इकट्ठा पढ़ा गया तो सेंस आया, तो इन दोनों को मिला के बच्चे बोला गया सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स हो गए। कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। और हर एक टुकड़े में कम से कम एक सब्जेक्ट है और कम से कम एक वर्ब है। इस वजह से ये हिस्सा भी किस नाम से पुकारा जाएगा? किस नाम से हम इसको इंडिकेट करेंगे? क्लॉज के नाम से इंडिकेट करेंगे। तो सेंटेंस के कितने टुकड़े? दो टुकड़े। हर एक पार्ट को किस नाम से, हर एक टुकड़े को किस नाम से पुकारा जा रहा है? क्लॉज के नाम से पुकारा जा रहा है। क्यों पुकारा जा रहा है? क्योंकि हर एक हिस्से में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब समझते हैं कि क्लॉज को दो हिस्सों में बांटा गया। एक को बोला गया प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे को बोला गया बेटे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। पूछा गया प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? आपने कहा प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो सेंटेंस का इंडिपेंडेंट हिस्सा है, स्वतंत्र हिस्सा है, जिसको अगले हिस्से की मदद नहीं चाहिए अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। पूछे गया सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? आपने कहा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सेंटेंस का डिपेंडेंट हिस्सा है, वह हिस्सा है जिसको अगले हिस्से की मदद चाहिए होगी अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। जहां दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। तो पूछा गया सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हिस्सा है? आपने इंडिपेंडेंट हिस्सा है। पूछा गया सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हिस्सा है? आपने का डिपेंडेंट हिस्सा है। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि इसमें से प्रिंसिपल कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा? तो इसकी पहचान करने के लिए दो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहली बात, नोट वन कहता है द क्लॉज, सेंटेंस का वह क्लॉज, वह हिस्सा which starts with conjunction। सेंटेंस का वह हिस्सा जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से हो रही है, इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। इसी को हम कंडीशनल भी बोल सकते हैं। जब आप कंडीशनल में पहुंचेंगे तब भी पहचान यही रहेगी, राइट? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन नाम, या तो उसको डिपेंडेंट बोल दो या तो कंडीशनल बोल दो। मैं कुछ कंजंक्शंस लिख देता हूं जो अक्सर एग्जाम में मिलती हैं और यही मिलती हैं, जबकि इसको रट के आपको एग्जाम नहीं देना है। या आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको कुछ कंजंक्शंस दे देता हूं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती। डैट हो गया, सिंस हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इफ हो गया, राइट? ये मैंने कुछ कंजंक्शंस इसलिए दी थी क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये कंजंक्शंस मिल जाती है, राइट? सो क्या कहा गया? कंजंक्शन से शुरू होने वाला हिस्सा जो है वह हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी इसमें बात क्या जानने लायक है, ध्यान दीजिए। दूसरा नोट इंपॉर्टेंट ये है, जो सेकंड नोट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कंजंक्शन is always used in the starting of a clause।
नॉट इन द एंड। थोड़ा सा सेंटेंस में आपको इस तरीके से लिख रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल हो चीजें समझने के लिए, राइट। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला कंजंक्शन से शुरू होने वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दूसरी बड़ी बात कि कंजंक्शन किसी भी क्लॉज के शुरुआत में आती है, अंत में नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तो जो हिस्सा शुरू होगा कंजंक्शन से वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, इसमें ट्रांसलेशन नहीं चलते। अगर ट्रांसलेशन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो तुम्हें दिक्कत आएगी। क्लेम करना सीखो ऑन द बेसिस ऑफ रूल, राइट। सारे रूल्स याद नहीं कर सकते, लेकिन एक क्लेम करने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है, राइट, एक वे होता है, एक मैनर होता है, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी ग्रैब कर लें, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिख लूं, राहुल said that he was playing। अगर आप इधर देखें तो इधर हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि राहुल सेड और एक है ही वॉज प्लेइंग। इन दो हिस्सों को कंजंक्शन डायरेक्ट से जोड़ा जा रहा है। अब हमें पहचान करना है इसमें से कौन सा हिस्सा जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि अधूरा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कंजंक्शन से शुरू होने वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और दूसरी ये भी बात बताई कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंजंक्शन है कभी भी किसी की क्लॉज के एंड में नहीं आता। तो डेट जो है वो पहले वाले पोर्शन के एंड में आ रहा है, अंत में आ रहा है। इसका मतलब डेट का पहले वाले हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। कंजंक्शन किसी भी क्लॉज की शुरुआत में आता है, तो डेट जो है वो सेकंड वाले की शुरुआत में आया है। तो डेट से बना हुआ हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कि अधूरा हिस्सा हुआ दैट ही वाज प्लेइंग, और स्वतंत्र हिस्सा हो गया दैट इज राहुल सेड। अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो राहुल सेड अधूरा नजर आएगा और बचा हुआ हिस्सा पूरा नजर आएगा। ऐसा नहीं करना है, ट्रांसलेशन नहीं करनी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे। मेरे साथ बोलो, बोलो एक बार। अ क्लॉज which is introduced by conjunction is the subordinate clause। सेंटेंस का वह हिस्सा जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से हुई है वह हिस्सा सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरा पॉइंट, कंजंक्शन इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए क्लॉज, नॉट इन द एंड। कंजंक्शन किसी भी क्लॉज की शुरुआत में आती है, अंत में नहीं आती। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे एक चीज और समझ में आई होगी कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट आगे पीछे करके हम कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट उठा के पूरा पहले लिख दें, जैसे इसमें हुआ है, सबऑर्डिनेट पहले आ गया है, प्रिंसिपल बाद में आ रहा है। यहाँ प्रिंसिपल पहले आ रहा है, सबऑर्डिनेट बाद में आ रहा है। इसका मतलब आगे पीछे करके लिख दे, इससे रूल अफेक्ट नहीं होता, रूल इन्फ्लुएंस नहीं होता, रूल पे कोई फर्क नहीं आता, सेंटेंस में इसके बेस पे कोई एरर नहीं होती आगे पीछे लिखने पर, राइट। तो प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट आगे पीछे करके लिखे जा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखा जाएगा तो बीच में कॉमा आ जाएगा, राइट, प्रिंसिपल क्लॉज स्टार्ट होने से पहले। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचान करेंगे, राइट। आगे की वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, ताकि हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें। हर टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई जाएंगी, ताकि क्वेश्चन पकड़ने में काम आए, राइट। जब तक स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएगा, क्वेश्चन को ग्रैप नहीं कर पाएगा कि लिखा क्या है, तब तक वो रूल इंप्लीमेंट नहीं करता। तो मेरे साथ सीधी बात, नो बकवास, एग्जाम ओरिएंटेड, और मैं टारगेट करूंगा उन टॉपिक्स को पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछते हैं। वॉच करते रहिए मेरी वीडियोस, जो भी आपको देखने को या जो भी चीजें जो हैं अपलोड की जाती हैं। आगे हम वोकैबुलरी पे भी बात करेंगे और न्यू टेक्निक्स पे बात करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है।
तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।